हेलो एवरीवन। आज इंटरमीडिएट ऑडिट का पेपर था। आशा करता हूँ कि सबका अच्छा गया होगा। अभी मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू के सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर मेरी उम्मीद से इजी था। फाइनल में ऑडिट का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, पर इंटर ऑडिट का पेपर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इजी पेपर था। स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली हार्ड हो सकता है, पर एक जनरल जो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ के गया होगा उनको पेपर थोड़ा मतलब नॉर्मली लगा होगा। स्टैंडर्ड या इजी, हार्ड तो नहीं बोलेंगे। ओके ये एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर है, 9 पेजेस का है जो मेरे पास आया है। मैं आप लोग सबके साथ डिस्कस कर देता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि जो 3 बड़े बड़े इंटीग्रेटेड केस क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे थे कि अगर वो कहानी को बिना पढ़े आप सीधा एमसीक्यू करो तो हो जाएगा, आपको कहानी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग ताकि एक बार देख लो कि आपका एमसीक्यू में कितना स्कोर आ रहा है। द पर्पस इज ओनली टू हेल्प यू, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये पहली केस स्टडी है। ऑब्वियसली तुमको जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा हो सकता है उसमें क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा उधर। सबसे पहला जो एक बड़ा केस स्टडी आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे और आर्टिकल असिस्टेंट लोग को लेके थे। दिस केस स्टडी वाज बेस्ड ऑन चैप्टर 5 एक्सक्लूसिवली, जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस होता है। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा हमारे आंखों के सामने, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। दिस क्वेश्चन इज ऑन, तुम लोग देख लो, हो सकता है तुम्हारे में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कोई और नंबर हो, तो मेरे पेपर में यहाँ जो स्टूडेंट ने भेजा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन है। बोलता है कि बताइए स्वेट इक्विटी शेयर्स में इसमें से कौन से 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं। चारों करेक्ट है सर, सेक्शन नंबर 54 लॉ में भी आता है और ऑडिट के चैप्टर 5 में भी आता है, दोनों जगह आता है। तो ये चारों के चारों कंडीशंस ट्रू है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, 1, 2, 3 एंड 4 अबव। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक आर्टिकल असिस्टेंट है, उसने रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेके कुछ प्रोसीजर सजेस्ट किया है। जो भी बातें लिखी हुई है 1, 2, 3, 4 ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएंगी। चैप्टर 5 में लिखी हुई है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। अब ये 4 स्टेटमेंट्स है मेरे सामने, 1, 2, 3, 4। 4 में से 2 फॉल्स है और 2 ट्रू है। पहला स्टेटमेंट, रिजर्व्स आर अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर कमिटमेंट, ये फॉल्स है। तुम रिजर्व्स एंड सरप्लस के शुरू के टॉपिक में लिखा हुआ है कि नॉट फॉर कमिटमेंट, ठीक है, तो ये फॉल्स है। नंबर 2, सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व। वहां पे देखोगे 2 टॉपिक है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल है, तो ये ट्रू है। फिर तीसरा, डेबिट बैलेंस इन पीएल, वो सरप्लस से नेगेटिव फिगर में शो किया जाएगा, ये भी वहां लिखा हुआ है, ये ट्रू है। नंबर 4, ऑल रिजर्व्स कैन बी यूज टू ऑगमेंट द वर्किंग कैपिटल, नहीं, रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी यूज, ये भी लिखा हुआ स्टेटमेंट है बुक का, तो ये फॉल्स है। तो 4 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इज द कैपिटल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस इन पीएल शुड बी शोन एज नेगेटिव फिगर इन द सरप्लस, ये दोनों ट्रू है। तो आंसर है यही 2 एंड 3। हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट है 2 एंड 3, तो दिस इज द आंसर जिसमें लिखा हो 2 एंड 3 अबव। थर्ड, ये इंटैंजिबल असेट्स को लेकर क्वेश्चन है, ये भी अगेन चैप्टर नंबर 5 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट recognized as intangible asset, पूरा बुक से एकदम, ठीक है। नंबर 1, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल होता है बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पर AS 26 एज एन इंटेंजिबल असेट, तो ये एक सही आंसर है कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, हमसे पूछा गया नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल, तो हाँ इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम लोग AS 26 में नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल असेट करते हैं। और दूसरा, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूरा बुक का है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एकदम हार्डवेयर का इंटेग्रल पार्ट होता है, उसको हार्डवेयर की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग इंटेंजिबल असेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, इन दोनों को इंटेंजिबल असेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, तो आंसर है 1 एंड 4 अबव। ठीक है, फिर नंबर 4, आर्टिकल असिस्टेंट का ये वाला बहुत इजी था, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक कर दिया होगा। डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को लेकर 4 बातें लिखी, विच वन इज फॉल्स। डेप्रिशिएशन उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन द असेट इज रेडी टू यूज, बुक में लिखा हुआ है जिस दिन, और इन्होंने बोला नॉट रेडी टू यूज जब एक्चुअल यूज, तो ये गलत है, फॉल्स है, यही आंसर है। फिर ये वाला, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम द बुक, ये 2 अलग अलग पेज में मिलेगा। चैप्टर 5 के शुरू में असर्शंस का एक एग्जाम्पल का डिस्कशन है, वहां भी है, और अंदर में आप जाओगे तो इन्वेंट्री के अंदर भी इसका डिस्कशन है। ओके, इन्होंने 2 लाख रुपए का जो कंसाइनी का माल आया हुआ था उसको इन्वेंट्री से एक्सक्लूड कर दिया। बोला इसमें कौन से असर्शन को चेक करने के लिए प्रोसीजर हम लोग करते हैं। द आंसर इज कंप्लीटनेस एंड राइट्स, ये 2, कंप्लीटनेस एंड राइट्स, तो नंबर 2 एंड 3 अबव। ओके, तो ये था पहले 5 MCQs वाला एक बड़ा वाला एक क्वेश्चन। फिर सेकेंड कहानी, उसके ऊपर क्वेश्चन है, महा ईजी है, ठीक है।
इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए 4 टूल्स होते हैं, नैरेटिव, फ्लो रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, क्वेश्चनर, चेकलिस्ट. Which of them is a series of questions or instructions which the audit team member will fill? Answer is checklist. Which is a complete and exhaustive description of internal control? Narrative record. Which is a series of questions issued to the client? Questionnaire. Internal control questionnaire, ICQ. इवैल्यूएशन, ये एकदम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टॉपिक के टॉप में पहला लाइन लिखा हुआ है, बोल्ड हाईलाइट करके मैंने पढ़ाया है क्लास में. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. तो आंसर है ऑडिट प्रोग्राम. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इंडिपेंडेंट है, इनका कोई कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मुझे बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. ठीक है, तो आंसर है थर्ड वाला. इन्होंने बोला रिटन, देखो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी एविडेंस होता है एज पर ऐसे 580 चैप्टर 7, बट इट इज नॉट SAE. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलता है ये SAE भी होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस. तो गलत है, फॉल्स. 11 नंबर क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 से है. ऑडिट स्ट्रेटजी एंड प्लान इंटर रिलेटेड होते हैं और एक को चेंज करोगे दूसरा चेंज होगा. इन्होंने एग्जैक्टली उल्टा लिखा है यहाँ पे, यही फॉल्स है, यही आंसर है. ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एविडेंस? परचेज इनवॉइस सप्लायर से मिलता है. परचेज इनवॉइस तो सप्लायर देता है, इट इज एन एंटिटी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट्स एन एक्सटर्नल एविडेंस, नॉट एन इंटरनल एविडेंस. तो आंसर है परचेज इनवॉइस. ठीक है. सारे MCQ आपको किताब में मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट के किताब में मिल जाएंगे, मेरी किताब में मिल जाएंगे, पूरा एकदम वहीं से. कुछ भी हाईफाई नहीं आया है इस बार. MCQ में तो कोई हाईफाई नहीं दिखा. फिर लास्ट, लंबी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये वो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के 5 नियम होते हैं ना, रूल्स एंड ऑर्डर्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोपराइटी, परफॉर्मेंस, ये उसी को लेकर है. ठीक है. पहले वाला है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स. प्रोविजन ऑफ फंड मतलब बजट, कि हर खर्चे के लिए आपने एप्रोप्रिएशन किया है और जो एक्सपेंडिचर है वो एप्रोप्रिएशन से ज़्यादा नहीं है. सो दिस एप्रोप्रिएशन वाला इज द आंसर. फिर सेकंड, कोई भी खर्चा इनफ्रक्चुअस या अवॉइडेबल नहीं था, मतलब हर खर्चे का फायदा मिला है. प्रोपराइटी ऑडिट. एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली किया गया एंड इट गेव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, इट यील्डेड द रिजल्ट्स जो आप चाहते थे. परफॉर्मेंस ऑडिट. ओके. तो दिस वाज द डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू. द पर्पस ऑफ दिस MCQ डिस्कशन इज दैट कि स्टूडेंट्स लोग एग्जाम हॉल से निकलते तो उनको कम से कम एक मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि यार मेरा MCQ में कितना आया, वो तो मैं चेक कर लूँ, वो तो ऑब्जेक्टिवली चेक हो सकता है कि 30 मार्क में से कितने आए, तो एक शांति रहती है. और इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है. मेरे हिसाब से अच्छा पेपर था, पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अगर ख़राब गया तो प्लीज़ चिंता ना करो, अभी उससे बाहर निकलो और अब नेक्स्ट पेपर FM SM उस पर फोकस करो. ठीक है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी मैंने पूरा मैराथन बनाया रखा है, 6.5 घंटे का, बहुत अच्छे से बुक से एग्जॉस्टिव मैराथन है. तुम चाहो तो आज की आज ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा वो मैराथन देखिए, SM को पूरा अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हो, काफ़ी फ़ायदा होगा. SM का जो पेपर आएगा ना उसके भी MCQs में डिस्कस कर दूंगा. SM के पेपर में क्या होता है, वो लोग 16 मार्क का सेट कर देते हैं MCQ, 8 मार्क वैसे करें नहीं. हाँ, MCQ 15 मार्क का आता है, जैसे 8 MCQ SM में रहेगा, 8 FM में रहेगा, तो कुछ इस तरह से रहता है, 2-2 मार्क करके और फिर 1-1 मार्क करके, ताकि वो बैलेंस हो जाए. ओके. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आज से 1 महीने बाद मेरा नया ऑडिट बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और ऑडिट बैच मैं एकदम इस बार डिफरेंट स्टाइल से कराने जा रहा हूँ. 2 बुक्स विल बी गिवन इन ऑडिट. 1 एकदम कंप्लीट थियरी बुक, जैसे मैंने लॉ 2.0 बनाया वैसे ऑडिट 2.0 बनाऊंगा मैं एकदम. वो अराउंड 300 पेज के अंदर ही की बुक रहेगी, थियरी बुक, और एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक रहेगा अराउंड 400-500 पेज का ऑडिट में. 3 तरह के बैचेस रहेंगे, रेगुलर बैच, एग्जाम बैच, प्रैक्टिस बैच. हर मोड में हर बैच विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये 1 महीने के बाद ही ऑडिट बैच स्टार्ट होने जा रहा है. इसका अनाउंसमेंट मैंने किया था और वापस करता रहूँगा अनाउंसमेंट. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर एंड थैंक यू.